नमस्कार। देश की बात में हाजिर हैं और पहले बात उन भारतीयों की जो सूडान में फंसे हैं। सूडान में गृह युद्ध के हालात हैं। करीब 3000 से ज़्यादा वहां पर भारतीय फंसे हुए हैं। 278 लोगों को सुरक्षित आईएनएस सुमेधा लेकर चल पड़ा है। तो ये भारतीय युद्धपोत जेद्दा के लिए रवाना हुआ है। भारत सरकार ने अपने नागरिकों को वहां से सुरक्षित निकालने के लिए ऑपरेशन कावेरी चला रखा और प्रधानमंत्री ने भी इस बात की जानकारी देते हुए कहा कि हमारी प्राथमिकता अपने लोगों को सुरक्षित लाने की है और इसकी मुहिम शुरू हो चुकी है। तो सूडान में जारी गृह युद्ध के बीच 3 दिन के युद्ध विराम का ऐलान किया गया है और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान है डॉक्टर ज्ञानेश्वर मूले, सदस्य एनएचआरसी। सर, धन्यवाद जुड़ने के लिए। पहला सवाल यही है कि सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाना कितनी बड़ी चुनौती है? ये चुनौती है। भारत के लिए कोई चुनौती बड़ी नहीं है, क्योंकि आ, ऐसे बड़े सारे इवैक्यूएशन ऑपरेशंस भारत ने किए हैं। विदेश मंत्रालय हो या हमारा रक्षा मंत्रालय हो, गृह मंत्रालय हो, यहाँ पर जो पूरी मशीनरी है वो सुसज्ज है। और हालांकि जो चैलेंजेस होते हैं वो अलग तरीके से होते हैं, अलग तरह के होते हैं। और वो चैलेंजेस या चुनौतियां जो है वो ग्राउंड पे होती है वहाँ पर, जिसको हमारे दूतावास को उसका सामना करना पड़ता है। जिनको इवैक्यूएट करना होता है उनको कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। और इन सब को लेकर एक चुनौती खड़ी हो जाती है, जो कि बहुत सोच समझकर इस रणनीति को इम्प्लीमेंट करना पड़ता है, या वो ग्राउंड लेवल पे उसको जो है उसका एग्जीक्यूशन करना पड़ता है। वो रियल चैलेंज रहता है हमेशा। जहाँ तक भारत का सवाल है, मैं समझता हूँ कि हमें इवैक्यूएशन का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बिल्कुल सर, जो आपने कहा कि सही कहा कि ज़मीनी स्थिति है वो बहुत अहम है और गृह युद्ध की स्थिति है सूडान में। तो कैसे लोगों को सुरक्षित जगह वापस लाया जाए? क्या इसके लिए कोई स्टैंडर्ड एसओपी होता है या हर जगह के देश के हिसाब से अलग? ये दोनों ही बात सही है। एसओपी भी होता है, लेकिन ऐसे जो एसओपीज होते हैं वो उस देश के परिस्थिति के अनुसार उसको बदलना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह होती है कि सब एजेंसीज में एक सुनियोजित कोऑर्डिनेशन की जरूरत होती है। दूसरी बात यह है कि संपर्क, कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जो इवैक्यूज है उनका मोराल जो है वो काफ़ी खराब होने के चांसेस होते हैं। ऐसे में उनको सही सूचना मिलना महत्वपूर्ण होता है। राजदूत और दूतावास के जो काम है वो इस समय बहुत बढ़ते हैं, इमरजेंसी लेवल पे चले जाते हैं। हर राजदूतावास के हर व्यक्ति को सतर्क रहना पड़ता है, 24/7 काम करना पड़ता है। और अलग अलग तरीके से, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं विदेश में जब भारतीय हुई होते हैं, भारतीय समुदाय, उस समुदाय के सदस्य एक जगह पे नहीं रहते हैं। तो उनको जहाँ है वहाँ पर सूचना पहुँचाना, उनको इकट्ठा करना, उसके लिए ज़रूरत पड़े तो वाहनों की व्यवस्था करना, और इन सब में कोऑर्डिनेशन करके उनको इवैक्यूएशन पॉइंट तक लाना अपने आप में बहुत चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है। इसके अलावा उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी होती है। उनको शायद खान पान की कमी वहाँ हो सकती है, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ अच्छा शेल्टर ना हो, ये भी हो सकता है। तो ये सब चुनौतियाँ होती है, और भारत सरकार जो है अपने दूतावास के और अन्य एजेंसियों के मदद से ये कार्य पूरा करती है। बिल्कुल। सर, अभी यूक्रेन में भी देखा हमने, वहाँ पे भी जब लड़ाई हुई किस तरह से बड़ी संख्या में छात्रों को लाया गया। तो करीब सूडान में 3000-4000 लोग बताया जा रहा है वहाँ पर फंसे हैं और बड़ी संख्या है ये। एम्बेसी भी खाली हो गई है क्योंकि एयरपोर्ट के सीधे सामने बताया जा रहा है गृह युद्ध की स्थिति जहाँ पर वहाँ पर है। तो असेसमेंट क्या है आपका वहाँ की स्थिति को लेकर? देखिए, एक भारत का आज दुनिया में स्थान है, और इस वजह से भारत की लोग बात मानते हैं। आपने शायद सुना होगा, यमन में जब इवैक्यूएशन हुआ तब दोनों युद्ध करने वाले दोनों साए कुछ समय तक
युद्धबंदी की, इसलिए की कि भारत की जहाजें वहां उतर सके हवाई अड्डों पर, और वहां से भारतीय लोगों को उठा सके। तो ये अपने आप में गुडविल की भी बात रहती है। दूसरी बात रहती है कि जो भी जैसे भी वहाँ जो लोग इफेक्टिव है उनसे संपर्क रखना दूतावास का काम होता है। वो उसमें भी कई सारी चुनौतियां होती है, लेकिन उसको पार करना जो है एक डिप्लोमेटिक ड्यूटीज का और ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में कर्तव्य का भागी रहता है। मुश्किलें होती है, लेकिन उसी से नेविगेट करना पड़ता है, रास्ता निकालना पड़ता है। और ये करते समय भारत की जो एजेंसियां हैं, चाहे वो नेवी हो, कोस्ट गार्ड हो, डिफेंस मिनिस्ट्री हो, विदेश मंत्रालय हो, इनसे भी कोऑर्डिनेट करना पड़ता है। जी, जिस तरह से इतनी बड़ी संख्या है लोगों की, हमारे लोगों के पास वहाँ पे बेसिक कम्युनिटीज़ की कमी हो गई होगी। कैसे उनसे संपर्क हो रहा होगा, क्योंकि एम्बेसी भी हम जानते खाली है, तो उन तक क्या कुछ पहुँचाया जा सकता है? आपने अगर पहले वाले जो इवैक्यूएशंस है उसमें देखा होगा, तो चाहे वो 2019 या 2020 में कोविड के समय जो इवैक्यूएट किया, स्थितियां बहुत कठिन थी। उसके बावजूद भी हमारे लोग जो है वो भारतीय समुदाय के सदस्यों तक पहुंच पाए थे, अलग अलग तरीके से। कई बार होता है कि स्थानीय लोगों की भी मदद ली जाती है, कई बार स्थानीय सरकार की मदद ली जा सकती है। और ऐसा नहीं है कि संकट समय में लोग मदद नहीं करते हैं। और इसके अलावा थोड़े कुछ इंजीनियस मार्ग भी जो है वो निकालने पड़ते हैं, क्योंकि कठिन परिस्थिति में तो हर जगह हर वक्त राजदूतावास का व्यक्ति पहुंच पाए ये भी संभव नहीं होता है। लेकिन उनकी तरफ उनके आज के इस कम्युनिकेशन के जमाने में संपर्क प्रस्थापित करना और सूचना पहुंचाना ज्यादा मुश्किल नहीं होता है। जी सर, आप डिप्लोमैट्स जो है विदेशों में आप लोगों ने काम किया है, आप लोगों का एक ग्रुप है जो फंसे भारतीयों को देश वापस लाता है। किस तरह की चुनौतियां और अनुभव क्या रहा? भारत के लोग आज के दिन में विदेश में करीबन 3.25 करोड़ है, 32 मिलियन के आसपास। और इसका मतलब यह है कि एक बड़ी संख्या में भारत के लोग विदेशों में रहते हैं। उसमें कुछ लोगों ने वहाँ स्थानीय नागरिकता ली होती है, कुछ हमारे अपने नागरिक होते हैं। तो हमारा जो मुख्य कर्तव्य है जो इन भारतीय नागरिकों के लिए होता है, उनके लिए हम काम करते हैं। और अलग अलग तरीके से लोग विदेशों में फंस जाते हैं। कई बार युद्ध सदृश परिस्थिति होती है, कई बार स्थानीय राइट्स हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, कई बार एंटी इंडियन डेमोन्स्ट्रेशंस या उसकी वजह से तनाव पैदा होता है। तो इसमें विदेश मंत्रालय के भी कई सारे एडवाइजरीज समय समय पर निकलते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि यूक्रेन में भी इस तरह की एडवाइजरी बहुत पहले निकल चुकी थी। हमारे विद्यार्थियों ने उनका पालन नहीं किया या वो पालन करने में सक्षम नहीं थे। तो विदेश मंत्रालय का प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम है। हमेशा सावधानी बरतनी चाहिए। एम्बेसी के जो नंबर है, चाहे वो ईमेल हो, फोन हो, अपने पास रखना चाहिए। एम्बेसी का एड्रेस पता हो जाना चाहिए। ये सब चीजें जो है इसका मॉड्यूल विदेश मंत्रालय ने बनाया है, और जो भी इसका फायदा उठाना चाहता है इस ट्रेनिंग का प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम, वो उठा सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और अनुभव साझा करने के लिए। बहरहाल आपको बता दें, जैसे कि हमने पहले बताया कि सूडान में फंसे भारतीयों को पहला जो झत्ता INS सुमेधा में जा रहा है। जहाज 278 लोगों को लेकर जेद्दा के लिए रवाना हुआ है। लोग बहुत खुश हैं कि उनको वक्त रहते वहां से निकाल लिया गया है। उन्होंने हमें यहाँ शिप भी भेज दिया है। इंडियन नेवी हमारा पूरा अच्छे से ख्याल रख रही है, हमारे बच्चों को अच्छे से टेक केयर कर रही है। एंड लाइक खाना बड़ा अच्छा मिला है। अब लग रहा है कि हाँ सेफ हाथों में और घर इंडिया पहुँच जाएंगे। आइए देश की बात में आगे बढ़ते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह पर शारीरिक शोषण का आरोप लगाने वाली 7 महिला पहलवानों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है और अब इस मामले पर 28 अप्रैल को सुनवाई होगी।
वहीं जंतर मंतर पर धरना दे रही महिला पहलवानों ने आरोप लगाया है कि पीड़ितों के घर कुश्ती फेडरेशन के लोग जा रहे हैं और शिकायत वापस लेने के लिए दबाव भी दे रहे हैं। महिला पहलवानों की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को सुनवाई करते हुए कहा कि पीड़ित अंतर्राष्ट्रीय पहलवान हैं, इसलिए मामला गंभीर है, इस पर विचार की जरूरत है और पीड़ितों की पहचान गुप्त रखनी होगी। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी कर जवाब मांगा। मामले की अगली सुनवाई 28 अप्रैल को होगी। कोर्ट ने आज कंप्लेंट्स पढ़ी सील्ड कवर खोल के, और पढ़ के उनको लगा कि मामला सीरियस है, इसलिए उन्होंने दिल्ली सरकार को, दिल्ली पुलिस को नोटिस किया है और इस फ्राइडे को तक उनका जवाब मांगा। महिला पहलवानों की तरफ से सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर भारतीय कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ फौरन केस दर्ज करने और एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई थी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महिला पहलवानों से निचली अदालत जाने के लिए कहा, लेकिन फिर मामले को गंभीर बताते हुए सुनवाई को तैयार हो गया। अगर हमें जरूरत पड़ी तो जो लोग गए हैं घर पे, उनके पैसे लेके गए हैं, दबाव बनाने के लिए गए हैं, अगर जरूरत पड़ी, अगर वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आए तो हम उनके नाम मीडिया के आगे भी लेंगे। जो कमेटी गठित करी है वो जो फैसला लेगी हम उसी पे चलेंगे। वो हमारा फैसला नहीं होगा, क्योंकि हमने एक बार अपना फैसला लेके देख लिया है। हमारे साथ जो राजनीति हुई है वो हम दोबारा नहीं चाहते। हमारी जो उसकी सजा, जो उस क्राइम, जो उन्होंने क्राइम किया उसकी सजा जो है वो उसको मिले, उसके बाद हम जाएंगे। एक नाबालिग समेत 7 महिला पहलवानों ने 21 अप्रैल को दिल्ली के कनॉट प्लेस थाने में शिकायत दी थी। मंगलवार को पहलवानों ने यह भी आरोप लगाया कि पीड़ितों के घर कुश्ती फेडरेशन के लोग पैसे लेकर पहुंच रहे हैं और उन पर शिकायत वापस लेने का दबाव बना रहे हैं। बबीता ने खुद आज आके बताया कि मुझसे जबरदस्ती साइन कर लिए गए और मेरे हाथ में से रिपोर्ट छीन ली, पढ़ने भी नहीं दी। कि आपके तो परिवार के लोग करें? कि आपके परिवार के लोग हैं। हाँ, कि आपके परिवार के लोग हैं, आपको क्यों पढ़ाए हम रिपोर्ट? तो परिवार के लोग हैं तो फिर कमेटी में उनको ऐड क्यों किया गया? तो कमेटी में इतना आपस में वो सहमत नहीं थे तो रिपोर्ट सबमिट करने का भी कोई तुक नहीं बनता। और जैसे कि बोल रहे कि उसी रिपोर्ट के आधार पर पुलिस फैसला लेगी, तो उस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस क्यों फैसला लेगी? पुलिस पे तो हमने कंप्लेंट दे रखी है, उस पे फैसला ले, एफआईआर हो जल्दी से जल्दी। तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, डराने का प्रयास किया जा रहा है, ये बंद कर दीजिए, क्योंकि इससे ऐसा नहीं है कि आपके गुनाह छूट जाएंगे। किस किस को तोड़ोगे आप एक को तोड़ोगे तो 10 लड़कियां सामने आएंगी। इस बीच मामले को लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा कि जांच चल रही है और कार्रवाई होगी। जंतर मंतर पर महिला पहलवानों का धरना लगातार जारी है। उनके समर्थन में अलग अलग दलों के नेता और खाप पंचायतों से जुड़े लोग पहुंच रहे हैं। जंतर मंतर से शुरू हुई लड़ाई अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गई है, लेकिन ना तो दिल्ली पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई की है और ना ही दिल्ली पुलिस और खेल मंत्रालय ने अब तक आधिकारिक तौर पर इस पर कोई बयान दिया है। नई दिल्ली से अपने सहयोगी आशीष भार्गव और कैमरामैन मोहम्मद मुरसलीन के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब बिहार की करते हैं। बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन की रिहाई का रास्ता अब साफ हो गया है। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम जी कृष्णैया की हत्या के मामले में आनंद मोहन 15 साल से जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे हैं। इसको लेकर बीजेपी और बीएसपी ने जेडीयू आरजेडी पर निशाना साधा है। रात में भी नीतीश कुमार और आरजेडी के दबाव में कुछ फैसला हुआ है, उसको जाके देख लीजिए। माला पहना के कुछ लोग छोड़े गए हैं, वो आरजेडी और नीतीश कुमार के दबाव में। गोपालगंज के तत्कालीन डीएम की हत्या के मामले में करीब 15 साल से अधिक जेल में सजा काट चुके बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन के तेवर अब भी कम नहीं हुए हैं। बिहार सरकार ने आनंद मोहन के साथ साथ 27 सजा याफ्ता कैदियों की जेल से रिहाई की अधिसूचना सोमवार देर शाम जारी की। करीब करीब उसी वक्त बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव आनंद मोहन के विधायक बेटे चेतन आनंद के सगाई समारोह में शामिल हुए। जेल में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आनंद मोहन फिलहाल पैरोल पर बाहर हैं। आरोप है आनंद मोहन की रिहाई के लिए बिहार सरकार ने जेल नियमावली 2012 के नियम
481 में संशोधन किए। इसके बाद आनंद मोहन के बाहर आने का रास्ता साफ हो गया। बिहार सरकार के इस फैसले पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने ट्वीट कर नीतीश कुमार से अपने फैसले पर विचार करने को कहा है। बिहार सरकार के इस फैसले पर सियासी पारा गर्म हो गया है। बीजेपी ने इस फैसले की आलोचना की है। बीजेपी की आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय ने इस रिहाई पर सवाल उठाए, लेकिन बीजेपी के एक पूर्व मंत्री पहले ही आनंद मोहन की रिहाई की वकालत करते रहे हैं। तो आनंद मोहन जी की रिहाई अगर हो रही है, ये खुशी की बात है, इसमें कोई नाराजगी नहीं है, रिहाई उनकी होनी चाहिए। हम तो ये कहते हैं कि राजद, इस समय राजद की सरकार थी, उनको फंसाने का काम किया, और जब जनता दल यूनाइटेड की सरकार बनी तो उन्हें सजा कराने का काम किया। तो दोनों पार्टी आनंद मोहन जी के मैटर में दोषी हैं, और वो दोनों अगर आज रिहाई की बात कर रहे हैं तो कोई उन पर उपकार नहीं कर रहे हैं, कोई राजपूत जाति पर उपकार नहीं कर रहे हैं। उनका टर्म पूरा हो गया है, उनको रिहाई मिलनी ही चाहिए, ये मैं कहना चाहता हूँ। जो पहले वाला आनंद मगर इसमें संदेह नहीं कि देर सवेर ये मुद्दा नीतीश तेजस्वी के गले के हड्डी भी बन सकता है। इसे वोट बैंक की राजनीति कहें या कुछ और, हर नेता इस मुद्दे पर अपने राजनीतिक हिसाब से बोल रहा है, लेकिन दागी राजनीति को लेकर बढ़ते सवालों के बीच बिहार सरकार के इस फैसले पर सवाल तो उठते रहेंगे। पटना से मनीष कुमार के साथ नई दिल्ली में राजीव रंजन, एनडीटीवी इंडिया। और हमारी सहयोगी उमा सुधीर ने जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी से बात की है। उन्होंने कहा है कि इस फैसले के पीछे वोट की राजनीति है। रिएक्शन? ये तो डिसीजन तो अच्छा नहीं है। हम लोगों को पहले उसका तो हैंग टू डेथ हुआ था, उस समय में तो हम लोग ठीक है, जस्टिस तो मिला हम लोगों को एट लास्ट बोल के सोच रही थी, मगर बाद में फिर सुप्रीम कोर्ट में लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ। लाइफ इम्प्रिजनमेंट हुआ तो हम लोगों को अच्छा नहीं लगा। चलो ठीक है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट ठीक है बोल के सोचा, मगर अब तो उसको बाहर ला रहा है, बाहर लाकर फिर पॉलिटिक्स में उसको ज्वाइन कर ले रहा है। ये तो अच्छा नहीं लग रहा है, सारा लोगों को भी अच्छा नहीं लगेगा ये तो। और ये तो सेल्फिश मोटिवेशन है। पॉलिटिक्स में फिर हम लोगों को जीतना है, इसलिए किसी को भी हम लोग खड़ा करें तो हम लोग जीतेंगे, फिर हम गवर्नमेंट फॉर्म कर सकते हैं, ऐसा बोल के सोच रहा है। ये तो क्रिमिनल्स को एक जैसा क्या हम लोगों को उसको एनकरेज कर रहा है। चलो क्राइम करो, फिर जेल जाओ, फिर बाहर आओ, फिर पॉलिटिक्स में ज्वाइन कर सकते हो आप, फिर जीत सकते हो, फिर अच्छा से जिंदगी ये कर सकते हो बोल के ये लोग सोच रहा है। ये तो अच्छा नहीं है। जब ये न्यूज़ आई थी, नोटिफिकेशन आई थी बिहार गवर्नमेंट की तरफ से, तब वो ऑलरेडी एक पैरोल पे बाहर थे और अपने सन के एंगेजमेंट सेरेमनी पे पार्टिसिपेट कर रहे थे। वहाँ पे मुख्यमंत्री थे, डिप्यूटी मुख्यमंत्री थे। आपने वो विजुअल्स भी देखा है। ऐसा होता है बिहार में। तो वो तो क्रिमिनल्स है, वो लोग जेल में बहुत कम टाइम रहता है, वो हमेशा बाहर घूमता रहेगा। अगर कोई लोगों का मीन्स विजिट हुआ तो बस जेल में रहेगा। उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिला है, वो लोग तो जेल में नहीं रहेगा, वो बाहर ही घूमते रहेगा। इसलिए उसको हैंग टू डेथ अच्छा था, वो जजमेंट अच्छा था। तब ये लोगों को थोड़ा सा डर लगता था क्रिमिनल्स को, मगर वो चला गया है। बिहार में तो हम लोगों को पता है कैसा रहते हैं जेल में। आपने 2008 में मुझसे कहा था कि आपको बिहार से अपना कॉन्फिडेंस चला गया था और यही वजह है कि आप अपने बच्चों के साथ वो राज्य छोड़कर यहाँ पर आंध्र प्रदेश था तब यहाँ पे आ गई थी। हो वहाँ पर तो हम लोग तो 2 बेटियां थी। वहाँ पर हम हस्बैंड का सपोर्ट ही नहीं रहे, तो वहाँ पर हस्बैंड ही नहीं हो तो हम लोग रहना तो वो तो अलग ही बात था। हम लोगों को भी वो आनंद मोहन नहीं छोड़ते थे, इसलिए हम लोग हैदराबाद आ गया, शिफ्ट हो गया बच्चों के वजह से। और जी कृष्णैया की पत्नी उमा देवी ने इस मामले में प्रधानमंत्री से दखल की अपील की है। Please, I am requesting the Prime Minister ji to involve in this case, sir. Because he is a central government servant, so he should ask the Nitish Kumar ji to take the decision back. तो आनंद मोहन सिंह की रिहाई के मुद्दे पर बीजेपी नीतीश सरकार पर हमलावर है, लेकिन बीजेपी शासित मध्य प्रदेश में एक माननीय जिन पर बीजेपी सरकार में ही डकैती तक की गंभीर धाराएं लगी थी, उनके कांग्रेस से बीजेपी में आते ही कानूनी नजरिया बदल गया है।
नाम रघुराज कंसाना। साल 2012 मुरैना में कंसाना के खिलाफ डकैती, हत्या का प्रयास, अपहरण, शासकीय कार्य में बाधा डालने जैसी गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज हुआ। 2018 में कंसाना कांग्रेस से माननीय बने, विधानसभा पहुंचे। कमलनाथ सरकार ने एफआईआर वापस लेने की कवायद शुरू की, लेकिन विधि विभाग ने साफ मना किया, कहा अपराध गंभीर है, वापस नहीं ले सकते। 2020 में सिंधिया के साथ कंसाना ने कांग्रेस से बगावत की, बीजेपी का दामन थामा। उपचुनाव में टिकट मिला लेकिन हार गए। हारने पर भी मध्य प्रदेश पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक वित्त विकास निगम का अध्यक्ष बनाकर कैबिनेट मंत्री का दर्जा दे दिया गया। अब बारी थी मामले निपटाने की। 18 अप्रैल को अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह ने गृह मंत्री को प्रकरण वापस लेने का प्रस्ताव भेजते हुए निर्णय लेने का निवेदन किया। अगले दिन 19 अप्रैल को गृह मंत्री ने जनहित में रघुराज सिंह कंसाना के आपराधिक प्रकरण वापस लेने पर सहमति दे दी। जो मामले नीचे से होके ऊपर आते हैं, पक्ष में रिपोर्ट लग के आती है, उस तरह के प्रकरणों को वापस लिया जाता है। कांग्रेस ने भी अपने वक्त कोशिश यही की थी, लेकिन अब भड़की हुई है। अपराधों पर नियंत्रण करने के जिम्मेवार गृह मंत्री जी ने जो टीप लिखी है वह कानून की व्यवस्था की पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। यदि राजनैतिक आधार पर गंभीर किस्म के अपराधों पर भी इस तरह की मुक्ति मिलती रही तो कानून के राज की स्थापना का सपना देखना भी दूभर हो जाएगा। कानून के हिसाब से ही चलना चाहिए, उसमें राजनीति का हस्तक्षेप मुनासिब नहीं होना चाहिए। 2012 में कंसाना पर मुरैना कोतवाली पर हथियारों के साथ हमला कर एक आरोपी को छुड़ाने, फायरिंग करने जैसे संगीन आरोप लगे, तब शिवराज सिंह सरकार के वक्त ही उन पर ये धाराएं लगाई गई थीं। सियासत कितनी मजेदार चीज है। रघुराज सिंह कंसाना जब कांग्रेस में थे, उन पर डकैती जैसी गंभीर धाराओं में मामला दर्ज हुआ। सरकार बीजेपी की थी, फिर वो कांग्रेस की तरफ से माननीय हो गए और कांग्रेस ने उन्हें बेदाग बचाने की कोशिश की, कर नहीं पाए। बीजेपी को भी ऐतराज था। फिर कंसाना बीजेपी में शामिल हो गए और बीजेपी ने उन्हें बेदाग बचा लिया। अब कांग्रेस को ऐतराज है। फिर भी सारे राजनीतिक दल ये चाहते हैं कि जनता मान ले, सिर्फ उसी राजनीतिक दल को सियासत में अपराधीकरण, अपराधियों के आने और भ्रष्टाचार पर ऐतराज है। भोपाल से अपने कैमरा सहयोगी रिजवान खान के साथ अनुराग द्वारी, एनडीटीवी इंडिया। ब्रेक के बाद हम आपको उत्तर प्रदेश के जो पंचायत चुनाव है के प्रचार में गाने जो और किस तरह के गानों का प्रयोग हो रहा है दिखाएंगे, रिपोर्ट दिखाएंगे। दंगों में फिर से यूपी को और अब बात उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों की। स्थानीय निकाय चुनाव प्रचार में बीजेपी ने अपने थीम सॉन्ग में अखिलेश यादव को अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी जैसे बाहुबलियों का नजदीकी बताकर तीखा हमला किया है। बीजेपी के इस थीम सॉन्ग से नाराज समाजवादी पार्टी ने अब आपराधिक मानहानि की धमकी भी दी है और एक पलटवार करते हुए एक दूसरा थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए, दंगों में फिर से यूपी को वापस जलाइए। स्थानीय निकाय चुनाव के लिए बीजेपी ने अपने इस थीम सॉन्ग में सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। 4 मिनट के इस वीडियो का शीर्षक गुंडे पुकारते हैं अखिलेश आइए दिया गया है। थीम सॉन्ग में अखिलेश के साथ ही प्रयागराज में मारे गए बाहुबली अतीक अहमद और जेल में बंद मुख्तार अंसारी को भी दिखाया गया है। बीजेपी न सिर्फ चुनाव प्रचार के दौरान इस तरह के वीडियो को शहर कस्बों तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है, बल्कि योगी आदित्यनाथ सहारनपुर से लेकर रायबरेली तक की चुनावी सभा में अपने पहले की सरकारों पर माफियाओं को संरक्षण देने का आरोप भी लगाते हैं। अब कर्फ्यू नहीं, कावड़ यात्रा निकल रही है ना, खुश है ना? जो माफिया, जो अपराधी धमकी देते थे, आज आप देख रहे होंगे उनका कोई 2 बूंद आंसू बहाने वाला भी नहीं कोई है, सब गायब। दंगों में फिर
बीजेपी के इस आक्रामक थीम सॉन्ग से समाजवादी पार्टी के नेता खासे नाराज हैं। इसके मुकाबले समाजवादी पार्टी ने भी अपनी थीम सॉन्ग लॉन्च किया है। इसमें महंगाई, बेरोजगारी के मुद्दे पर सरकार की नाकामी को दिखाया गया है। अब अखिलेश यादव बीजेपी के इस थीम सॉन्ग को अदालत में घसीटने की धमकी दे रहे हैं। वो गाना भारतीय जनता पार्टी ने, और जिसके हैंडल से सबसे पहले आया है, ऑफिशियल हैंडल भारतीय जनता पार्टी का है। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं, उनके सबसे करीबी व्यक्तियों की तरफ से आया। वो इसलिए आया कि जो बुनियादी मुद्दे हैं उनसे ध्यान हट जाए। दरअसल उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकाय के 14,684 पदों के लिए चुनाव 2 चरणों में होने हैं। इस साल करीब 4 करोड़ से ज्यादा मतदाता इसमें हिस्सेदारी करेंगे। लोकसभा से ठीक पहले होने वाले चुनाव की हार जीत से जनता के मूड का भी अंदाजा होगा। यही वजह है कि बीजेपी, सपा के अलावा बसपा और कांग्रेस ने भी सियासी ताकत झोंक रखी है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव से लेकर स्थानीय निकाय के चुनाव तक बीजेपी के शीर्ष नेताओं का ये मानना है कि कानून व्यवस्था का दांव खेलकर समाजवादी पार्टी को सियासी तौर पर चित किया जा सकता है। यही वजह है कि इस बार फिर से अतीक अहमद का नाम लेकर समाजवादी पार्टी को घेरा जा रहा है। अब इसका कितना असर समाजवादी पार्टी के चुनावी नतीजे पर पड़ता है, ये आने वाला वक्त बताएगा। दिल्ली से रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया। और देश की बात में बात अब कर्नाटक की गृह मंत्री अमित शाह मिशन कर्नाटक में जुटे हुए हैं। आज विजयपुरा, बागलकोट और यादगीर जिलों में अपना हाई वोल्टेज प्रचार अभियान जारी रखा हुआ है। बागलकोट में रैली में उन्होंने केंद्र और कर्नाटक की बोम्बई सरकार के काम गिनाने के साथ ही कांग्रेस पर जमकर हमले किए हैं। अमित शाह ने कहा है कि कांग्रेस की सरकार आई तो राज्य में भ्रष्टाचार, तुष्टीकरण और परिवारवाद का बोलबाला होगा। हमारी सरकार ने एक यहाँ धर्म के आधार पर मुस्लिम रिजर्वेशन था, 4% रिजर्वेशन। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वोट बैंक की लालच में पड़े बगैर ये मुस्लिम रिजर्वेशन को समाप्त कर दिया है। हम मानते हैं कि धर्म के आधार पर रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए, और मुस्लिम रिजर्वेशन समाप्त करने के बाद एसटी, एससी, वोकलिगा और लिंगायत सबके रिजर्वेशन में बढ़ोतरी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। उधर कांग्रेस की प्रियंका गांधी आज कर्नाटक में प्रचार में जुटी रही। चामराजनगर में हुन्नूर शहर में महिलाओं से मुलाकात की। कुछ देर पहले मैसूरू जिले के केआर नगर में 2 किलोमीटर लंबा रोड शो भी हुआ और थोपाना मंदिर में जाकर दर्शन भी किए। महिला संवाद कार्यक्रम के तहत महिलाओं से बातचीत की। मुझे बहुत बहुत गर्व है कि पिछले साल जब मैं उत्तर प्रदेश की प्रभारी थी तब हमने महिलाओं के लिए बहुत नई योजनाएं, बहुत नए सवाल और नई आइडियाज उठाई, और मुझे बहुत ही ज्यादा गर्व है कि कांग्रेस पार्टी ने इस चुनाव में कर्नाटका में ये तय किया है कि महिलाओं को 2,000 रुपए हर महीने मिलेंगे। और नेहाल किदवई हमारे सहयोगी हमारे साथ मौजूद हैं। नेहाल, तमाम बड़े नेता पहुंचे हुए हैं, क्या रहा आज खास प्रचार में? देखिए, आज अमित शाह की रैलियों में भी जितनी भीड़ उमड़ी उतनी ही भीड़ हम देख रहे हैं। जब ओल्ड मैसूर रीजन में, जो कि वोकलिगा का इलाका है, वहाँ जब प्रियंका गांधी पहुंची तो वहाँ भी काफ़ी भीड़ देखने को मिली, चाहे वो रोड शो हो या जनसभा हो। अमित शाह की रैलियों में भी काफ़ी भीड़ हो रही है। कल यहाँ पे योगी आदित्यनाथ होंगे और उसके बाद 29 तारीख से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार 6 दिनों तक यहाँ पर चुनाव प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर के बीजेपी काफ़ी अग्रेसिव चुनाव प्रचार की तरफ आगे बढ़ रही है।
कई सारे बड़े नेता यहाँ आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री आ रहे हैं। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो भ्रष्टाचार, बार बार बीजेपी चाहे अमित शाह हो या दूसरे नेताओं कह रहे हैं कि अगर कांग्रेस यहाँ सत्ता में आती है, लोगों ने कांग्रेस को चुना तो यहाँ भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की वजह से भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। यानी कुल मिलाकर के भ्रष्टाचार एक मुद्दा दोनों तरफ से, दोनों ही पार्टियों की तरफ से बन चुका है। जेडीएस भी भ्रष्टाचार को ही मुद्दा बना रही है, लेकिन इन सब के बीच महंगाई, बेरोजगारी, ये सारे जो मुद्दे हैं वो कहीं ना कहीं छुप गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद निहाल इस जानकारी के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद पश्चिम बंगाल की बात फिर करेंगे। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के उत्तर दिनाजपुर में हिंसा की खबर है। पुलिस थाने पर आग लगा दी गई। बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती हुई। एक नाबालिग लड़की का शव जो मिल गया था नहर के पास, उसके बाद से कालियागंज इलाके में हिंसा भड़क गई और तभी से वहां तनाव है। हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता हमारे साथ मौजूद हैं। सौरभ, इस समय क्या स्थिति है? आगजनी की तमाम तस्वीरें आ रही हैं वहां से। देखिए, ये कालियागंज इलाका में शुक्रवार से एक हिंसा की स्थिति, तनाव की स्थिति है, क्योंकि शुक्रवार सुबह जब एक नाबालिगा की शव मिली तब ये आरोप था उस वक्त कि नाबालिगा के साथ बलात्कार किया गया है और उसके बाद उनका खून कर दिया गया है। लेकिन रविवार को या शनिवार रात को पुलिस ने बताया कि ये गलत है। उनकी ये नाबालिगा की जो मौत हुई है वो पॉइजनिंग से हुआ है और ये पुलिस ने बताया पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये आया कि इनकी मौत हुए हैं पॉइजनिंग से। लेकिन तब तक शुक्रवार और शनिवार को इन आरोपों को लेकर वहां पे हिंसा की स्थिति पैदा हुई। पुलिस ने वहां पे आंसू गैस का गोला छोड़ा स्थिति को काबू पाने के लिए, और वहां पे रविवार को शांतिपूर्ण था लेकिन, और सोमवार को भी शांतिपूर्ण था, लेकिन आज फिर से मामला बिगड़ गई। वहां पे आज जो उत्तर दिनाजपुर का डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है रायगंज, वहां पे भी एक प्रदर्शन था और कालियागंज थाने के पास भी प्रदर्शन था, जिसमें जो प्रदर्शनकारी थे वो थाने के अंदर घुस के थाने में आग लगा दिया। बिल्कुल, आप हालात पर नजर बनाए रखें। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। और इस समय देश की बात में राहुल गांधी से जुड़ी हुई खबर आ रही है। राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट पहुंचे हैं। सूरत सेशन कोर्ट के फैसले को राहुल गांधी ने चुनौती दी है। दोषी ठहराए जाने को दी है चुनौती। मानहानि के केस में दोषी ठहराए गए हैं राहुल गांधी, तो इसके लिए राहुल गांधी गुजरात हाईकोर्ट में उन्होंने याचिका दी है।